Hello everyone, good morning. Let me know if you guys can hear me. अगर आप लोग को आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए so that we can start with today's session. All right. So friends, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रेशन. We'll just wait for 2 more minutes क्योंकि अभी I can see only 3 4 people are online, so we'll wait for just 2 3 more minutes and then we'll start with today's class.
और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। So today we are going to discuss data interpretation (DI). देखो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इसमें बेसिकली कुछ नया तो नहीं है पढ़ने के लिए। इसमें बेसिक परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन्हीं सब चैप्टर्स जो आपने मैथ्स में पढ़े उन्हीं सब के क्वेश्चंस आते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली ना पूछ के ग्राफ्स, टेबल्स, इनके फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ग्राफ्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, मिसलेनियस कुछ ग्राफ्स होते हैं। ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ना कुछ डीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस डीआई में आते हैं। ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार हमारे क्लियर हो जाएंगे ना, तो आगे फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अभी 4 क्लासेस आपकी इस वीक रहेंगी डीआई की, तो आज हम लोग बेसिक्स करेंगे। फिर उसके बाद कल से हम लोग एक एक करके टेबल्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो देखो बेसिक्स में आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन आते हैं, मतलब जो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधा देख के आप आंसर बता सकते हो। दूसरा आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, सिंपल, इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देन आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। रेशियो तो आप लोगों को पता होगा, रेशियो क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर परसेंटेज एंड परसेंटेज चेंज, और लास्ट में रेशियो कंपैरिजन। अब इसमें देखो शुरू के 4 तो काफी इजी हैं, मेन ये लास्ट के 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज चेंज क्या होता है वो पता होना चाहिए, एंड रेशियो कंपैरिजन। रेशियो कंपैरिजन मतलब क्या होता है, दो फ्रैक्शंस को या दो रेशियोज को देख के हमको समझ में आना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये सब चीजें आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जो देख के आंसर आएगा। तो देखो इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे। एक बार ये टेबल आप लोग स्टडी कर लो। इसमें 5 साल का डेटा दिया हुआ है और 5 कॉलेजेस का डेटा दिया हुआ है। 98, 99, 2000, 2001 एंड 2002, और 5 कॉलेजेस हैं ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, हर कॉलेज में हर ईयर में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा टेबल है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम अमंग ऑल कॉलेजेस। सारे कॉलेजेस का मिला के किस ईयर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो बताओ। ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐड वैड करने की जरूरत नहीं। सीधा आप देखो, हर अगर आप हर कॉलेज में देखोगे तो सबसे लास्ट में बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, मैक्सिमम वैल्यूज हैं, तो टोटल भी लास्ट का ही सबसे ज्यादा आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द गिवन पीरियड। मतलब इस पूरे पीरियड में अगर देखें तो किस कॉलेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे, मतलब इसमें भी पूरा ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको वैल्यूज को देख के सोचना पड़ेगा किसमें कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
क्या आएगा आंसर? दो लोग का बी आ रहा है, एक का ई आ रहा है। अच्छा चलो, बी और ई में अगर डाउट है, मान लो हम लोग को ये देख के समझ में आ रहा है कि बाकी सब तो बड़े हैं और बी और ई में से एक आंसर आएगा, तो इसको आप डाउट को कैसे क्लियर करोगे, कौन सा छोटा है? बी में से ना ई को माइनस कर दो। जैसे 60 माइनस 80 करो, तो 60 माइनस 80 करोगे तो -20 आएगा। फिर ये तो 110 कैंसिल हो गया। फिर 180 माइनस 150 करोगे तो +30 आएगा, तो -20 +30, तो इसको यहीं पे ऐड कर लो। -20 +30 कितना हो गया? 10। फिर यहाँ पे 20, 10 + 20, तो यहाँ पे टोटल हो गया 30। अब 30 माइनस 10, तो टोटल आ रहा है 20, 20 आ रहा है, मतलब बी बड़ा है, ई छोटा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई। तो बी और ई में अगर आप कंपेयर करोगे तो ई छोटा आएगा, बी बड़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देख के बता सकते हो। Next, in which college the number of students is continuously increasing from 1998, is not continuously increasing from 1998 से 2002 तक? किस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ रहे हैं? बताओ। देखो सब में कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, बस डी में देखो क्या हो रहा है। 90 से 130 बढ़ा, 130 से 200 बढ़ा, फिर 200 के बाद कम हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है। बाकी सब में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, देख के आंसर आ जाता है ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन मतलब क्या, चलो देखते हैं। What is the difference between total number of students studying in college A and college B? कॉलेज A के टोटल और कॉलेज B के टोटल का डिफरेंस कितना आएगा, ये बताना है। करके बताओ फटाफट, ट्राई कैसे करोगे। फटाफट, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। देखो गलत आंसर आया है अभी तक। निका पूजा दोनों का आंसर गलत है।
40 आया, फिर 140 माइनस 110 किए तो 30 आया, तो 40 प्लस 30 यहीं पे ओरली ऐड कर लो, 40 प्लस 30 70। फिर यहाँ पे देखो -5 आ जाएगा, 175 माइनस 80 करोगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ तक कितना था, 70 था, 70 में -5 कर दो तो 65, 65 माइनस 20, 65 माइनस 20 इज 45, फिर 45 माइनस 10, 45 माइनस 10 इज 35, तो आंसर आ जाएगा 35। आ रहा है समझ में? किसी को भी डाउट होगा तो बताना मुझे। नेक्स्ट बताओ, what is the difference between total number of students studying in 2001 and 2000? अब ये आप लोग करके बताओ, 2001 और 2000 का डिफरेंस कितना आएगा। ऐसे ही करना है, 2001 और 2000 का डिफरेंस, इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते जाना है और प्लस माइनस को एडजस्ट करते जाना है। ओके, पूजा का आंसर आ गया है, सही है पूजा आपका आंसर। हंड्रेड आएगा, ठीक है, आंसर 100 आएगा। देखो कैसे होगा, 200 माइनस 175, 200 माइनस 175 करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर 220 माइनस 180 करोगे तो 40 आएगा, तो 25 प्लस 40, तो 25 प्लस 40 करोगे तो 65, 65 प्लस 10 75, यहाँ तक 75 हो गया। अब यहाँ पे -25 हो रहा है, तो 75 माइनस 25 करोगे तो 50, और फिर यहाँ पे 50 हो रहा है, तो 50 प्लस 50 100, तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, कहीं पे भी डाउट होगा, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझसे तुरंत पूछ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर एक और क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए एंड डी is maximum among the given years? In which year the difference between total number of students of college A and D, ए और डी के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस ईयर में है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा 2002। सिंपल सा बात है, देखो a माइनस डी करना है, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 240 माइनस 210 30 का डिफरेंस है, तो आंसर आ जाएगा 2002। चलो अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, ratio of total number of students studying in college, total number of students of college in 1998 and in 2000 is approximately, मतलब 1998 का टोटल और 2000 के टोटल का रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा।
इसमें ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं, चलो 4 ऑप्शंस दिए हैं। कितना आएगा बताओ? राइट, देखो 1998 का टोटल आप करोगे तो आपका 450 आएगा। 2000 का टोटल अगर आप करोगे तो आपका 895 आएगा। तो 450 अपॉन 895 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? तो देखो 450 अपॉन 900 1:2 होता है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 900 ले लेंगे तो 450 का डबल होता है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट बताओ, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज इन 2000 एंड 2002। 2000 एंड 2002 का रेशियो बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है, 2000 और 2002 का रेशियो बताना है। बताओ, बाकी लोग भी अभी तक एक ही का आंसर आया है। देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है देखो। रेशियो निकालना है, 895 आ रहा है अपॉन 1175। तो इसको ना आप अप्रोक्सीमेटली इसको 900 ले लो और इसको 1175 175 को 200 ले लो, मतलब 1200 ले लो। तो 3 3 जा 900, 3 4 जा 12, तो 3:4 सीधा सीधा रेशियो आ जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज। एवरेज पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज भी आप लोग को निकालना आता है, एवरेज वगैरह फटाफट सॉल्व करके बताओ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन कॉलेज डी, डी का एवरेज बताना है। कॉलेज डी का एवरेज, ऑलराइट, तो आंसर आएगा 161। अब ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। एवरेज में आप लोग, अगर एवरेज आप लोग का हुआ है तो डिवीजन मेथड एक पढ़ते हैं, उससे भी निकाल सकते हो, ये सिंपल ऐड करके डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हो। ऐड करोगे टोटल आएगा 805 बाय 5। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। इन सब का टोटल करना है, 90 प्लस 130 प्लस 200 प्लस 175 प्लस 210। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द ईयर 2001 एंड 1999। 2001 और 1999 के एवरेज का डिफरेंस, दोनों का एवरेज निकालना है और फिर उसका डिफरेंस निकालना है। आंसर आएगा 72। ठीक है, 72 आएगा आंसर। कैसे आएगा देखो, अब इसमें क्या करना है, या तो दोनों देखो, अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, कभी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स के एवरेज का डिफरेंस निकालना है तो या तो इसका अलग से एवरेज निकालो, इसका अलग से एवरेज निकालो, फिर माइनस करो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इनको ना इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर लो। जैसे यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, तो 60 प्लस 110
170 170 प्लस 55 170 प्लस 55 हो जाएगा 225 225 प्लस 45 तो 225 प्लस 45 करोगे तो 270 हो जाएगा 270 प्लस 90 तो 270 प्लस 90 360 तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इनका और इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं डिफरेंस निकालने के बाद लास्ट में डिवाइड बाय 5 कर दो तो 72 आ जाएगा दोनों का अलग अलग एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू का डिफरेंस जैसे टोटल का डिफरेंस निकालते हैं ना वैसे ही टोटल का डिफरेंस निकाल के लास्ट में डिवाइड बाय 5 कर दो तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं परसेंटेज पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है परसेंटेज एंड परसेंटेज चेंज तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज और परसेंटेज चेंज में क्या डिफरेंस है ये दो वर्ड जो दिए हुए हैं परसेंटेज और परसेंटेज चेंज इनमें क्या डिफरेंस है तो इसका डिफरेंस समझने के लिए ना एक एग्जांपल से समझते हैं मान लो दो नंबर्स है ए और बी ए की वैल्यू है 60 बी की वैल्यू 80 अब इन वैल्यूज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहला क्वेश्चन है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी एकदम सिंपल है ये ठीक है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी मतलब ए बी का कितना परसेंट है तो यहाँ पे ना देखो लोगों को डाउट आता है कि 60/80 करेंगे या 80/60 करेंगे ऐसे डाउट आता है तो आपको क्या करना है कैसे समझ में आएगा आपको ये सोचना है बेस क्या है मतलब डिनोमिनेटर में क्या है वो सोचना है तो ऑफ के बाद जो दिया होता है ना वो डिनोमिनेटर में होता है ऑफ बी दिया हुआ है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी मतलब यहाँ बेस बी है बी का कितना परसेंट है ए तो डिनोमिनेटर में बी आएगा और न्यूमरेटर में ए आएगा 60/80 मतलब 3/4 मतलब 75%। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है तो मोर मोर आ गया ना अब यही डिफरेंस है देखो पहला है डायरेक्ट परसेंटेज फर्स्ट वाला है डायरेक्ट परसेंटेज और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज चेंज तो कभी भी डायरेक्टली एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है वो निकालना है मतलब डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है और एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम ये निकालना है तो परसेंटेज चेंज है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a तो न्यूमरेटर में तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं मतलब 20 और डिनोमिनेटर में अगेन बेस क्या है वो देखना है तो मोर देन a बोल रहा है मतलब a के रिस्पेक्ट में देखना है तो a बेस हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में a ले लेंगे 20/60 मतलब 1/3 1/3 मतलब 33.33% तो ये डिफरेंस होता है परसेंटेज और परसेंटेज चेंज में तो क्वेश्चन देखो ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है number of students in college A is how much percent of number of students in college B अगर ऐसा दिया है मतलब A अपॉन B करेंगे तो ऑफ के बाद जो दिया रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी में थर्ड बताओ हाउ मच परसेंट ऑफ A is B अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच परसेंट ऑफ A is B
क्या होगा, हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो देखो मैं बोला था ऑफ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में, हाउ मच परसेंट ऑफ ए मतलब ए का कितना परसेंट है बी, तो डिनोमिनेटर में ए रहेगा, न्यूमरेटर में बी रहेगा, तो बी अपॉन ए मतलब 80 अपॉन 60 मतलब 4/3, मतलब आंसर आएगा 133.33%। नेक्स्ट है A is how much percent less than B। अब देखो लेस दिया हुआ है मतलब यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है, जैसे मैंने बताया था मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज ग्रेटर स्मॉलर, ऐसा दिया हुआ है मतलब परसेंटेज चेंज। तो ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो लेस देन बी मतलब बी से कितना छोटा है, तो छोटा निकालना है दोनों का डिफरेंस अपॉन बी की वैल्यू, देन बी दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में बी आएगा, 20/80 मतलब 1/4 मतलब 25%। तो आंसर आएगा 25%। ठीक है, अब इसी का एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज देखते हैं पहले, फिर परसेंटेज चेंज देखेंगे। चलो बताओ। हाँ 20 डिफरेंस है, तो 20 तो लिए मोहित हमने, 20/80। अब इसी का एप्लीकेशन टेबल के फॉर्म में जो अपन ने टेबल कर रहे हैं उसी में इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई इन 1998, कॉलेज ई इन 1998 मतलब 80, तो ये हो गया 80 इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी इन 2001, बी इन 2001 मतलब 220, तो बेसिकली 80 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 220, तो मैंने बोला था ऑफ के बाद जो आता है डिनोमिनेटर में, तो 80 अपॉन 220, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/11। अब 1/11 9.09 होता है, तो 4/11 होगा 36.36। तो पूजा का सही था, विवेक राप्ते का सही था, हिमिका का भी सही था,
ठीक है, 4/11। कहीं पे डाउट आएगा तो बताना। नेक्स्ट, number of students in college C and E in 1998 is how much percent of number of students in college B and E in 2000? Okay, shortcut. There was a silly mistake ना, मतलब अब तो समझ में आ गया आपको 220 लेना है। ओके, चलिए सेकंड वाला बताइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी एंड ई इन 1998, तो 1998 में सी और ई का टोटल 120 प्लस 80 मतलब 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ डी एंड ई इन 2000? तो ये मतलब 350, तो 54 जा 57 जा, तो 4/7। अब 1/7 होता है 14.3% अप्रोक्सीमेटली, इंटू 4 करोगे तो 57.2 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट, how much percent of total students in 1998 are from college A? तो 1998 का टोटल करना है और उसमें से कितने कॉलेज ए से हैं ये निकालना है। तो 1998 का टोटल अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 450, तो उसमें से कितने कॉलेज ए से हैं मतलब 100, तो 100/450। तो 50 से अगर इसको काटोगे तो 52 जा 59 जा, तो 2/9 आएगा। 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 होगा 22.22%। चलिए अब इसी में परसेंटेज चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो।
number of students in college A in 1999 is how much percent less than number of students in college B in 2000. So A in 1999 मतलब 140 is how much percent less than B in 2000 मतलब 180. तो 140 180 से कितना, तो 40 अपॉन 180. तो अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 2/9 आएगा, तो ये भी आ जाएगा 22.22%. चलिए ओके इसका number of students in college C in 2001 is how much percent more than number of students in college E in 2000. C in 2000 मतलब 200, C in 2001 और E in 2000 मतलब 150. 200 150 से कितना परसेंट मोर बोला गया है, मोर मतलब परसेंटेज चेंज. तो न्यूमरेटर में दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में जिसके कंपैरिजन में निकालना है, E in 2000 के कंपैरिजन में निकालना है. तो 50 अपॉन 150 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33.33%. थर्ड का आंसर बताओ. जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में उसके साथ ये भी बताना मोर या लेस क्या आएगा. राइट 15% लेस. देखो क्या होगा, कॉलेज बी का टोटल 98 और 99, तो 60 प्लस 110 मतलब 170. 170 is how much percent less या more than C in 2001. C in 2001 मतलब 200. तो 170 200 से कम ही है तो लेस ही आएगा. अब कितना परसेंट आएगा, तो दोनों का डिफरेंस 30 अपॉन 200, तो ये आ जाएगा 15%. तो 15% लेस. ठीक है, चलें आगे. Next, what is the percentage increase in number of students of college A over the given period? तो देखो कभी भी ओवर द गिवन पीरियड बात की जाती है ना, तो ओवर द गिवन पीरियड में हमेशा फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर
को कंपेयर किया जाता है कि 100 से 140 कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100 से 240, तो 100 से 240 मतलब 140 का इंक्रीज, और सिंस बेस 100 है, परसेंटेज अपन 100 पे ही निकालते हैं ना, तो अगर बेस 100 है तो जितना एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है वही परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 140%। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए ओवर द गिवन पीरियड। मतलब अभी टोटल परसेंटेज इंक्रीज निकाले, अब पर ईयर का एवरेज कितना आएगा। ओवरऑल तो 140% का इंक्रीज हुआ है, बट एवरेज अगर देखा जाए पर ईयर कितना होगा। तो क्या होगा, देखो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, कुछ लोग 25 बोल रहे हैं, कुछ लोग 28 बोल रहे हैं। देखो कैसे होगा, एक्चुअली क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज 140 है ना, तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए 140 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 4 होगा, तो आंसर आएगा 35%। 4 क्यों होगा, देखो कितने परसेंटेज इंक्रीज का एवरेज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितने बार हो रहा है, 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ इयर्स 5 है, बट 5 साल है, उसमें परसेंटेज चेंज कितने बार हो रहा है, 4 ही बार हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज का एवरेज निकालना है, तो डिवाइड टोटल डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 140 ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज डिवाइड बाय 4, तो 35%। ये चीज आई कि नहीं समझ में। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेशियो कंपैरिजन। देखो इसमें पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ रेशियोज को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एकदम बेसिक से चलते हैं, मुझे बताओ 3/17 और 5/17 में कौन सा रेशियो बड़ा है। 3/17 और 5/17 में कौन सा रेशियो बड़ा है। हाँ, कुछ लोग 3/17 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5/17 बोल रहे हैं। अब देखो ये एकदम बेसिक चीज है, हम लोग क्लास 5th 6th में पढ़े, ये 4th 5th में इनफैक्ट फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। चलो देखो इसको ना मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, इसको समझ लो, आंसर आएगा 5/17 बड़ा है, ठीक है। कैसे इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए पहले फ्रैक्शन का मतलब समझो, कोई भी फ्रैक्शन है 1/2 1/3, इसका क्या मतलब होता है। तो 1/2 मतलब आपके पास कोई एक चीज है, उसको आप दो लोगों में बांट रहे हो,
1/3 मतलब एक चीज है, उसको 3 लोगों में बांट रहे हो, तो वो एक चीज क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर जो है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं रोटी, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं लोग। तो 3/17 मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 रोटियां हैं, 3 रोटी को आप कितने लोगों में बांट रहे हो, 17 लोगों में। और 5/17 मतलब आपके पास 5 रोटियां हैं, 5 रोटियों को आप 17 लोगों में बांट रहे हो। तो 3 रोटी को 17 लोगों में बांट रहे हो और 5 रोटीज को 17 लोगों में बांट रहे हो। आपको ये सोचना है कहाँ पे लोगों को ज्यादा रोटी मिलेगी, जहां पे लोगों को ज्यादा रोटी मिलेगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 3 रोटी को 17 लोगों में बांटोगे और 5 रोटीज को 17 लोगों में बांटोगे, तो लोग तो सेम है, जहां पे रोटियां ज्यादा होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसीलिए 5/17 बड़ा होगा। ठीक है। इसी में अगर मैं उल्टा बोलूं, 5/17 और 5/23, इसमें कौन बड़ा होगा, तो सेम वैसे ही रोटी और लोग वाला कॉन्सेप्ट सोच के बताओ कौन सा बड़ा होगा। देखो क्या होगा इसमें, 5 रोटीज को 17 लोगों में बांट रहे हो, 5 रोटीज को 23 लोगों में बांट रहे हैं, तो रोटीज तो सेम है। अब आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचो, आपके घर में 5 रोटियां हैं, अगर आप 17 लोग को इनवाइट करोगे और एक केस में 23 लोगों को इनवाइट करोगे, तो कहाँ पे लोगों को ज्यादा रोटी मिलेगी, जब लोग कम होंगे तो ज्यादा रोटी मिलेगी ना, तो लोग कम होंगे तो ज्यादा रोटी मिलेगी, तो 5/17 बड़ा होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, लोगों के कम होने से रोटियां, सॉरी, लोगों के कम होने से फ्रैक्शन बड़ा होता है, और रोटी के बढ़ने से फ्रैक्शन बड़ा होता है। या तो ऐसा सोच लो, या ऐसा सोच लो, इसी को ऐसा सोच लो, इसको ऐसा सोच लो, रोटी बढ़ेगी, जब भी रोटियां ज्यादा होती जाएंगी तो फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और लोग ज्यादा होते जाएंगे तो फ्रैक्शन कम होते जाएगा। ठीक है। अब इसी में मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं 23/87 और 31/79, कौन सा बड़ा होगा। सेम वैसे ही सोचो, रोटी और लोग।
कौन सा बड़ा होगा? 31/79। क्यों बड़ा होगा? देखो रोटियां बढ़ रही है, रोटियां बढ़ने से फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो लोग कम हो जा रहे हैं, तो लोग कम हो रहे हैं, देखो रोटियां ज्यादा हैं तो सबको ज्यादा रोटी मिलेगी, लोग भी कम हो गए, तो लोग कम होने से भी सबको ज्यादा रोटियां मिलेंगी, तो दोनों से सेम इफेक्ट हो रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो 31/79 बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब रोटियां बढ़ रही है और लोग कम हो रहे हैं, तब तो इजी है, बट अगर दोनों बढ़ रहे हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तब कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लो मान लो ये दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, 17/51 और 22/71। तो इस केस में देखो रोटियां बढ़ रही है, रोटियां बढ़ रही है तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, बट लोग भी बढ़ जा रहे हैं, तो लोगों के बढ़ने से फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर है जिससे फ्रैक्शन बढ़ रहा है, दूसरा फैक्टर है जिससे फ्रैक्शन कम हो रहा है। सब लोग अभी इधर पे ध्यान देना, अभी को आंसर क्या आएगा उसको भूल जाओ, ठीक है? आंसर क्या आएगा वो मैं बता दूंगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इस टाइप का जब आता है ना तो ये एकदम इजी नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। रोटियां बढ़ रही है, रोटियों के बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, बट लोग भी बढ़ जा रहे हैं, तो लोग बढ़ जा रहे हैं तो उससे फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो हमको देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा मतलब डायरेक्टली वैल्यू नहीं, परसेंटेज इंक्रीज। जैसे 17 से 22 हो रहा है, मतलब 5/17 परसेंटेज इंक्रीज। ऐसे निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस 5/इनिशियल वैल्यू दैट इज 17। तो 5/17 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30%। 17 3 जा 51 होता है, अप्रोक्सीमेटली 30% बढ़ रहा है रोटियां। लोग कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20/51। तो 20/50 अगर करें, 5 4 जा 20 होता है, मतलब 40%। तो रोटियां 30% बढ़ रही हैं, बट लोग 40% बढ़ रहा है, तो लोग ज्यादा हो जा रहे हैं। बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो लोग ज्यादा हो गए, तो मतलब सबको, मतलब आप ऐसा सोच लो कि आपने घर में 30 रोटियां बनाई है, बट खाने वाले लोग 40 आ गए, तो लोग ज्यादा हो गए, तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये वाला फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो आंसर आएगा 17/51। आया समझ में? जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, रोटियां भी इंक्रीज हो रही है, लोग भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमको देखना पड़ता है किसमें ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कौन ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज है। जैसे इसी को एक और बार दूसरे तरीके से समझ लो। मान लो दो फ्रैक्शन है, a/b और c/d। मान लो a से c में इंक्रीज हो रहा है 40% का, और b से d में इंक्रीज हो रहा है 30% का। तो a से c में इंक्रीज हो रहा है 40%, b से d में इंक्रीज हो रहा है 30%। तो रोटियां ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और रोटियां ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब c/d बड़ा होगा। लेकिन यही अगर a/b और c/d में ऐसा हो जाए कि a से c में इंक्रीज हो रहा है 40% का, बट b से d में इंक्रीज हो रहा है 50% का, मतलब लोग ज्यादा हो गए। रोटियां 40 ही है, बट लोग 50 हो गए, तो लोग ज्यादा हो गए, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो उस केस में c/d छोटा हो जाएगा। तो जब दोनों इंक्रीज होते हैं, रोटियां भी इंक्रीज हो रही है, लोग भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वो देखना पड़ता है। अगर रोटियां ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, और लोग ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, सेकंड वाला। आया क्या समझ में? बताओ।
इसका ना एकदम बहुत ज्यादा डायरेक्ट ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। इसको मैं कैसे एप्लीकेशन कैसा होगा देखो, दो रेशियोज कंपेयर करने नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है देखते हैं। जैसे ना आपको ऐसे 5 रेशियोज दिए रहेंगे, मतलब ऐसा पूछा जाएगा, डेटा दिया रहेगा, पूछा जाएगा किस ईयर सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। जैसे 5 रेशियोज है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ तो मुझे कैसे निकालोगे, एक बार थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट टाइम लो। 5 फ्रैक्शन है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे पांचों फ्रैक्शंस को इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 5 फ्रैक्शन से उसमें मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है। थोड़ा सा सोच के देखो कैसे बताओगे मैक्सिमम। देखो अब इसको कैसे कंपेयर करते हैं, देखो कैसे इसको, सब लोग ध्यान देना ठीक है। अभी जो भी सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करना बंद कर दो। हमको असेंडिंग ऑर्डर वगैरह में अरेंज नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बताना है कौन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब इनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनका रेंज क्या है। जैसे ये 78/350 है, तो कितने से कितने परसेंट के बीच में, मतलब 0 से 10% के बीच में, या 10 से 20% के बीच में, या 20 से 30% के बीच में, ऐसा रेंज देखते हैं। ठीक है, जैसे 350 का 20% कितना होगा, 350 का 20% होगा 70, 35 का डबल 70। ठीक है, ये तो आता है ना आप लोग को, कैलकुलेशन से पढ़े हो। 350 का 10% 35, 20% 70, तो यहाँ पे दिया हुआ है 78। तो 70 से बड़ा है 78, मतलब ये वैल्यू 20% से ज्यादा है और 30% से कम है। ठीक है, 20 और 30। यहाँ पे देखो 28 का डबल होता है 56, ये वैल्यू 52 है, मतलब कम है। तो ये 20% से कम है, मतलब ये 10 और 20 के बीच में। वैसे ये देखो 17 का डबल होता है 34, ये 31 है, मतलब ये भी 10 और 20 के बीच में है। 41 का डबल होता है 82, ये है 91। 41 का डबल 41.5 का डबल अगर करोगे, अप्रोक्सीमेटली 41 ले लिया था मैं, तो उसका डबल होता है 82। 82 से 91 बड़ा है, मतलब ये भी 20% से बड़ा है। यहाँ पे देखो 22 का डबल होता है 44, ये 39 है, मतलब ये 20% से छोटा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 5 में से 3 वैल्यूज 20% से छोटी हैं, 2 ही वैल्यूज 20% से बड़ी है। कौन कौन सी बड़ी है, 78/350 और 91/415, यही दो वैल्यूज 20% से बड़ी है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। यहाँ तक समझ में आया ना। तो देखो जो 20 से छोटे हैं वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे,
ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम तो वही होगा जो 20% से बड़ा है। अब 20% से बड़ा अगर एक ही ऑप्शन होता तो मार्क कर देते, बट दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो, रोटीज कितना बढ़ रही है, तो 78 से 91 कितना इंक्रीज हो रहा है, 13/78, तो 1/6, 1/6 मतलब 16.66%। तो रोटियां 16.66 बढ़ रही हैं, लोग कितना बढ़ रहे हैं देख लेते हैं, 65/350। ये थोड़ा सा क्लोज, एक्चुअली ऑप्शंस मैंने ऐसी रैंडमली लिया है, ये भी 20% से कम आ रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे आप 65/350 करोगे ना, तो ये 18%, 18 से 19% के बीच में आएगा। ठीक है, ये एकदम क्लोज हो गया, ये मैंने रैंडमली नंबर्स लिए हैं, एग्जाम में इतना क्लोज नहीं आएगा, बट फिर भी देख लो कि ये वैल्यू 18 से 19% के बीच में आ रही है। तो रोटियां 16% बढ़ रही हैं और लोग 18% बढ़ रहे हैं, तो लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 78/350। देखो और मुझे बताओ, डाउट है क्या? एक और ट्राई करो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अब ये थोड़ा सा और क्लोज है। इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो और किसी, देखो एक्चुअली रेशियो को कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे इसमें एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूँ, जरूरी नहीं है जैसा मैं बताया हूँ वैसे ही करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ, आप किसी और तरीके से आपको लग रहा है इजीली कर सकते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। हाँ, ये तो समझ में आना चाहिए कि ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसी को देखो ऐसे भी कर सकते हो, 78/350 ये 20% से ज्यादा है, तो इसमें से 20% हटा दो, मतलब 35 का 20%, 350 का 20% 70 होगा, तो 20% हटा दोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8/350। वैसे इसमें से भी 20% हटा दो, 415 का 20% कितना होगा, 41.5 का डबल होगा 83, 83 हटा दो, तो 83 हटा दोगे 91 में से, तो ये कितना बचेगा, ये भी 8 बचेगा अपॉन 415। अब देखो कितना सिंपल हो गया है, 8/350, 20% तो दोनों में ही है, 20% यहाँ पे भी है, 20% यहाँ पे भी है, 20% तो है, उससे एक्स्ट्रा कितना है, इसमें 8/350 एक्स्ट्रा है, इसमें 8/415 एक्स्ट्रा है। अब 8/350 और 8/415 दोनों में रोटी सेम है, लोग यहाँ ज्यादा है 415, तो लोग ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो वैसे भी निकाल सकते थे। अच्छा देखो, अब ये सेकेंड वाला देखो फटाफट। अब देखो, अगर इसमें अगर आप देखोगे ना, 36, 67/360, 36 का डबल होता है 72,
तो ये 10 और 20 के बीच में है। अब इसमें देखो सारी वैल्यूज 10 और 20 के बीच में, हर वैल्यू को आप चेक करो, हर वैल्यू 10 और 20 के बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन कब आता है, जब एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस एकदम क्लोज दिए हुए हैं, तब ऐसा क्वेश्चन आता है कि पांचों की पांचों वैल्यू 10% से ज्यादा है और 20% से कम है। तो ऐसे केस में ना डायरेक्टली देख के आंसर नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ना तो 10% को रेफरेंस ले सकते हैं ना 20% को। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक फ्रैक्शन को रेफरेंस लेते हैं, 1/6 या 1/7 या 1/8, किसी एक फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं। अब कौन से फ्रैक्शन से कंपेयर करें, 1/6, 1/7, 1/8 में से किस फ्रैक्शन से कंपेयर करें, तो वो ये वैल्यूज को देख के समझ में आता है। इसी वैल्यू अगर आप देखोगे 67/360, तो अगर ये 60/360 होता तो 1/6 के बराबर होता। तो यहाँ पे आप रेफरेंस ना 1/6 को ले सकते हो, सारी वैल्यूज 1/6 के आसपास है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर हम लोग रेफरेंस दिए थे 20% को, जो वैल्यूज 20% से कम थी उसको हटा दिए थे, जो 20 से ज्यादा थी वो रखे थे। यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं हम 1/6 को। तो हर फ्रैक्शन को 1/6 से कंपेयर करना है। अब हर फ्रैक्शन को 1/6 से कैसे कंपेयर करोगे, थोड़ा सा देखो ध्यान से। पहला वाला वैल्यू देखो 1/6 से बड़ा है कि छोटा है। अब इसको 1/6 से कंपेयर करना है, तो इसको 1/6 बनाना पड़ेगा। तो 60/360 1/6 होता है, डिनोमिनेटर को सेम रख लो, 360 को 360 रहने दो। ऊपर अगर 60 होता तो 1/6 हो जाता, बट ऊपर यहाँ पे कितना है, 67 है, मतलब 7 रोटी एक्स्ट्रा है। तो रोटियां ज्यादा है तो ये 1/6 से बड़ा हो जाएगा। हमको मिनिमम निकालना है, तो 1/6 से बड़ा है मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे इसमें देखो ये 240 है। अब क्या होता न्यूमरेटर में कि ये 1/6 बन जाए, तो नीचे अगर 240 है तो ऊपर 4 6 24 होता है, मतलब 40। तो अगर 40 रोटीज होती तो ये 1/6 होता, बट 43 रोटीज है, मतलब 3 रोटी एक्स्ट्रा है। तो अगेन रोटियां ज्यादा है तो ये भी 1/6 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे 428 दिया हुआ है। अब या तो आप इसको डिवाइड बाय 6 करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, रोटियों को सेम कर लो। 75 को एज इट इज रहने देता हूँ। 75 इंटू 6, 75 का डबल होता है 150, और इंटू 3 मतलब 450। तो देखो 75 रोटीज अगर हैं, उनको 450 लोगों में बांटोगे तो 1/6 होगा। बट लोग कम है, तो लोग कम हो गए हैं अगर, तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, तो ये भी 1/6 से बड़ा है। नेक्स्ट में अगेन 101 को एज इट इज रख लो, नीचे अगर 606 होता तो 1/6 होता। अब यहाँ पे 593 है, मतलब लोग कम है, तो लोग कम हो गए तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बड़ा है। इधर पे अगर आप देखोगे 50 अपॉन कितना करने से 1/6 आएगा, 5 6 30, 50/300। अगर 50 रोटी को 300 लोगों में बांटते तो 1/6 होता, बट यहाँ पे 317 लोग हैं, मतलब 17 लोग एक्स्ट्रा है, तो लोग बढ़ गए तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आएगा। मतलब सारी वैल्यूज 1/6 से ज्यादा है, एक ही वैल्यू 1/6 से कम है, तो जो 1/6 से कम है वही आंसर होगा। तो बिना सॉल्व किए 1/6 से कंपेयर करके बस देखना है आपको, ठीक है। तो देखो ये सब छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। इसी को अगर आप पूरा सॉल्व करके कैलकुलेट करते तो बहुत लंबा हो जाता, बट 1/6 से कंपेयर करोगे तो देखते साथ 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ओरली सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख लिख के समझा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस के साथ इसमें पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखोगे पहले वाले में 1/6 करने के लिए 60 चाहिए, 67 है, मतलब रोटियां ज्यादा है, हटा दो। दूसरे वाले में 40/240 होता तो 1/6 होता, 43 है, रोटियां ज्यादा है, हटा दो। तीसरे में 75 अपॉन कितना करने से 1/6 होगा, तो 75 इंटू 6 कर लो, 75 इंटू 6 होता है 450, मतलब 450 लोग होते तो 1/6 होता, 428 लोग हैं, लोग कम हो गए, लोग कम हो गए मतलब फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये भी हट गया। वैसे यहाँ पे 606 होता तो 1/6 होता, 593 है, लोग कम है मतलब फ्रैक्शन ज्यादा है, तो ये भी हट गया। ऐसे कर करके आप देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
हाँ रेंज कम कर देंगे तो फिर वही आपको 15% से, या तो इसमें आप 15% निकाल निकाल के कंपेयर करो कौन कौन सा 10 to 15 के बीच में है, कौन सा 15 to 20 के बीच में है। कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वैसा कर लेना। चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई, कॉलेज ई का देखना है, ठीक है। फोकस हमको कॉलेज ई में करना है। कॉलेज ई में किस ईयर सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज है। ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे 1999, 2000, 2001, 2002। किस ईयर सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पे चेक करो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे सब में चेक करो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या आएगा फटाफट सॉल्व करके बताओ। राइट, काफी लोग का आंसर आ गया, 1999 इज द करेक्ट आंसर। देखो अब ऐसे नहीं सोच, देखो 1999 में 30 का इंक्रीज हो रहा है, कितने में 80 में, 2000 में 40 का इंक्रीज हो रहा है अपॉन 110, देन 50 अपॉन 150, देन 60 अपॉन 200। अब देखो वैसे तो सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है 60 का, बट ये आंसर नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मतलब ये आंसर हो जाएगा। कुछ लोग का 2002 आंसर आया था बट 2002 गलत आंसर है। 60 का इंक्रीज तो हो रहा है बट 200 पे हो रहा है, मतलब ये कितना परसेंट आ रहा है एक्चुअली 30%। ये कितना आ रहा है 1/3 मतलब 33.33। ये 4/11 मतलब 36.36। यहाँ पे तो इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये 3/8 मतलब 37.5, तो सबसे बड़ा 1999। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, कल हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जैसे कल हम लोग टेबुलेशन करेंगे, फिर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे एक के बाद एक। इन सब में आज जो पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, रेशियो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट, एवरेज, यही सारी चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, तो आज जो पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ लो। कल भी क्लास सेम टाइम पे स्टार्ट होगी। अभी अब से आपकी क्लास 9:30 है, तो जो लोग आज लेट आए हैं उन लोग ध्यान रखना कि क्लास 9:30 से स्टार्ट होगी। आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी 9:30 से क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छा ठीक है, तो कल से ध्यान रखो आप, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपसे क्लासेस आपकी 9:30 रहेंगी। ठीक है, 9:30 से आप लोग को रेडी रहना है, 9:30 से विल स्टार्ट। तो कल हम लोग आज जो पढ़े उसी की बेसिस पे क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। All right friends, so that is it. Bye bye, see you in the next class.